राहुल तक नहीं पहुंचने दिया जा रहा है। कुछ सरपंचों ने राहुल पर सवाल भी दागे और साथ ही उन्होंने सुरक्षा की मांग भी की। इससे पहले राहुल गांधी ने कहा कि गांव तक सत्ता तभी पहुंचेगी जब लोग सामने आएंगे। हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में लोगों को भोजन का अधिकार मिले, लेकिन यह काम 1 मिनट में नहीं किया जा सकता है, पर हम इसे जरूर करेंगे। अपनी सरकार की उपलब्धियों का बखान करते हुए राहुल ने कहा कि हमने RTI दिया और लोगों को भोजन की गारंटी दी। संबोधन के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि पंचायत राज बिना मनरेगा के सफल नहीं होगा। जम्मू कश्मीर की पंचायतों को भी शक्ति देने की जरूरत है, जो अधिकार देश के अन्य प्रदेशों की पंचायतों के पास है। घरेलू नौकरानी की हत्या के मामले में बीएसपी के सांसद धनंजय सिंह और उनकी पत्नी को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। दिल्ली की पटियाला कोर्ट ने नौकरानी की हत्या को बहुत गंभीर बताते हुए बसपा सांसद धनंजय सिंह और उनकी पत्नी जागृति को बुधवार को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर से सांसद धनंजय सिंह और दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में दंत की सर्जन के रूप में कार्यरत उनकी पत्नी जागृति को 35 वर्षीय नौकरानी राखी बद्रा की मृत्यु के सिलसिले में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट धीरज मित्तल के समक्ष पेश किया गया। दोनों को कल इस हत्या के सिलसिले में गिरफ्तार भी किया गया था। आपको बता दें कि धनंजय सिंह और उनकी पत्नी जागृति को मंगलवार को अपनी 35 वर्षीय नौकरानी की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया था। दोनों पर एक अन्य नाबालिग घरेलू सहायक की छड़ी और डंडों से बेरहमी से पिटाई करने का भी आरोप है। उधर राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी धनंजय सिंह और उनकी पत्नी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के मुद्दे पर बीजेपी संसदीय बोर्ड ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। बीजेपी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को खतरा है, उनके ऊपर आतंकी खतरा मंडरा रहा है। बावजूद इसके केंद्र सरकार उनको SPG सुरक्षा कवच उपलब्ध नहीं करा रही है। उधर केंद्र सरकार ने साफ किया है कि नरेंद्र मोदी को दी गई सुरक्षा पर्याप्त है और उनको प्रधानमंत्री की भांति SPG का कवच नहीं दिया जा सकता। केंद्र सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार और गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को SPG सुरक्षा देने से मना कर दिया है। मोदी को अतिरिक्त सुरक्षा देने की मांग पर गृह मंत्रालय ने कहा है कि उनकी सुरक्षा पहले ही बढ़ाई जा चुकी है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री RPN सिंह ने इस मुद्दे पर नई दिल्ली में मीडिया को बताया कि हमने पहले ही नरेंद्र मोदी को पर्याप्त सुरक्षा दी हुई है। जितनी सुरक्षा की मोदी को जरूरत है उतनी सुरक्षा दे दी गई है। आपको बता दें कि बीजेपी ने सरकार से अपने पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के लिए पुख्ता सुरक्षा इंतजाम की मांग की है। IB ने भी उनकी सुरक्षा को लेकर बहराइच में होने वाली रैली के मामले में अलर्ट जारी किया है। नरेंद्र मोदी की जान को आतंकवादियों से खतरा है। बीजेपी के प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर ने इस मामले में कहा कि नरेंद्र मोदी को पूरी सुरक्षा दी जानी चाहिए। वह आतंकवादियों के निशाने पर है, यह बात सरकार जानती है, लेकिन इसके बाद भी कुछ नहीं किया गया। दूसरी ओर गृह राज्य मंत्री RPN सिंह ने सुरक्षा को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का उदाहरण देते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सुरक्षा के लिए एक सब इंस्पेक्टर भी नहीं दिया गया था। आपको बता दें कि पटना में हुई हुंकार रैली के दौरान हुए धमाकों के बाद बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को पर्याप्त सुरक्षा देने की मांग केंद्र सरकार से की है। बीजेपी का कहना है कि नरेंद्र मोदी पार्टी के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर आतंकवादियों से खतरा है, इसलिए उनको प्रधानमंत्री की भांति SPG का सुरक्षा कवच दिया जाए। लेकिन केंद्र सरकार ने इसको देने से इनकार कर दिया है। इसी को लेकर बीजेपी केंद्र सरकार पर लगातार हमला कर रही है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपना लोन महंगा कर दिया है। SBI ने अपना ब्याज दर 0.20% बढ़ा दिया है। HDFC बैंक के बाद अब देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी लोन महंगा हो गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बेस रेट 0.20% बढ़ाकर 10% और BPLR भी 0.20% बढ़ाकर 14.75% कर दिया है। SBI की चेयरपर्सन अरुंधति भट्टाचार्य का कहना है कि फंड की लागत में बढ़ोतरी के चलते बैंक ने बेस रेट में बढ़ोतरी की है। हालांकि छोटी अवधि में दरों में और बढ़ोतरी की कोई योजना नहीं है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपनी नई ब्याज दर 7 नवंबर से लागू करेगा, जबकि HDFC बैंक ने 2 नवंबर से ये बढ़ोतरी लागू कर दी है। बुधवार को ब्रिटिश राजघराने के प्रिंस चार्ल्स और उनकी पत्नी कैमिला पार्कर उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। प्रिंस चार्ल्स और उनकी पत्नी कैमिला पार्कर देवभूमि पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने दोनों के आने पर खुशी जताई है।
गुरुवार को सीएम से प्रिंस चार्ल्स और उनकी पत्नी की मुलाकात है। सीएम का कहना है कि उनके आने से उत्तराखंड के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। प्रिंस चार्ल्स और उनकी पत्नी ऋषिकेश में शाम करीब 6 बजे परमार्थ निकेतन आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने हवन और गंगा आरती में हिस्सा लिया। वहीं पौड़ी के सांसद सतपाल महाराज ने उनके आने से उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा मिलने की बात कही है। वहीं उनके आने के मद्देनजर राज्य में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। आसाराम और उनके 4 सहयोगियों के खिलाफ पुलिस ने आज आखिर आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। अब उन्हें 16 नवंबर को आरोप सुनाए जाएंगे। जोधपुर के पास मड़ाई गांव के फार्म हाउस में 15 अगस्त की रात एक नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म करने के मामले की जांच पुलिस ने पूरी कर ली है। इस मामले के आरोपी आसाराम और सह आरोपी शिवा, शिल्पी, प्रकाश और शरदचंद के खिलाफ पुलिस ने 77 दिन बाद आरोप पत्र दाखिल किया है। आसाराम समेत सभी आरोपियों को भी आज सेशन कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस ने आसाराम और अन्य आरोपियों के खिलाफ 1000 पन्नों से ज्यादा बड़ी चार्जशीट दाखिल की है। इसमें भारतीय दंड संहिता, जेजे एक्ट और पॉक्सो एक्ट की धाराएं हैं। अगर ये धाराएं आसाराम और उनके सहयोगियों पर साबित होती हैं, तो उन्हें कम से कम 10 साल और ज्यादा से ज्यादा आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता रामगोपाल यादव बुधवार को फिरोजाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों के साथ बातचीत की और गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर बरसे। फिरोजाबाद पहुंचकर रामगोपाल यादव ने मीडिया से रूबरू होते हुए बोला कि मुजफ्फरनगर हिंसा को लेकर बीजेपी और बसपा के सांसद को कानूनी कार्रवाई के तहत गिरफ्तार किया गया है। वहीं उन्होंने मोदी की रैली में इकट्ठा हो रही भीड़ को लेकर भी बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की रैली में बीजेपी की रैली से ज्यादा भीड़ होती है। फिरोजाबाद के बाद रामगोपाल यादव मैनपुरी पहुंचे। मैनपुरी में रामगोपाल यादव ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि अकेले अखिलेश यादव, नरेंद्र मोदी और बीजेपी के तीनों मुख्यमंत्रियों पर भारी पड़ेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री मौलाना तौकीर रजा ने अरविंद केजरीवाल से बढ़ते रिश्तों पर अपनी सफाई दी है। मौलाना तौकीर रजा ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल या उनकी आम आदमी पार्टी से उनका कोई भी समझौता नहीं हुआ है और वो आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार भी नहीं करेंगे। हालांकि मौलाना तौकीर रजा ने ये भी कहा है कि किसी भी राजनीतिक दल से अगर उनका समझौता होगा भी तो वो मुद्दों के आधार पर होगा। मौलाना तौकीर रजा मुस्लिम बिरादरी में बरेली के तबके में खासा असर रखते हैं और यही वजह है कि तमाम विवादों के बाद भी अखिलेश यादव सरकार में उनको राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। पिछले दिनों आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल से मौलाना की मुलाकात के बाद कयास लगने लगा था कि वो साइकिल की सवारी छोड़कर केजरीवाल के साथ जा सकते हैं। अब मौलाना सफाई पेश कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो सपा के साथ हैं और वो किसी भी पार्टी का प्रचार करने नहीं जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अरविंद केजरीवाल से उनका कोई समझौता नहीं हुआ है। बांग्लादेश की विवादित लेखिका तस्लीमा नसरीन ने मौलाना और केजरीवाल की मुलाकात के बाद उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया था। मौलाना तौकीर रजा का साफ कहना है कि तस्लीमा नसरीन विदेशी हैं और विदेशी मेहमान बनकर मुल्क आती हैं, लिहाजा मुल्क के अंदरूनी मामलात पर उनके पास बोलने का कोई हक नहीं है। मौलाना तौकीर ये भी कह रहे हैं कि बरेली दंगे में उनका नाम का जिक्र तक नहीं है। पुलिस की तफ्तीश में उनको क्लीन चिट भी मिल चुकी है। दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री तौकीर रजा ने ये भी कहा है कि समाजवादी पार्टी से उनका समझौता मुद्दों के आधार पर हुआ है। उन्हें लाल बत्ती की कोई लालसा भी नहीं है और लाल बत्ती में चलने में उन्हें खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन मौलाना तौकीर ने ये भी साफ किया है कि वो राज्य सरकार को लाल बत्ती वापस करने नहीं जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा पहली बार दिए जाने वाला देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार विवादों के घेरे में आ गया है। दरअसल पूर्व खेल मंत्री और इस पुरस्कार के दावेदार नारायण सिंह राणा ने इसकी चयन प्रक्रिया में सवाल उठाए हैं। उन्होंने बाकायदा राज्यपाल को लिखकर एक चिट्ठी दी है। खेल मंत्री दिनेश अग्रवाल का कहना है कि मानकों के अनुरूप ही चयन किया गया है। यह राज्य स्थापना दिवस पर पहली बार दिए जाने वाले देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार विवादों के घेरे में है। पूर्व खेल मंत्री और इस पुरस्कार की दौड़ में शामिल नारायण सिंह राणा ने इसकी चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि उनकी उपलब्धियों को दरकिनार किया गया है। आपको बता दें कि नारायण सिंह राणा इंटरनेशनल शूटर जसपाल राणा के पिता भी हैं। नारायण सिंह राणा ने बाकायदा राज्यपाल को चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने इस प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। खेल मंत्री दिनेश अग्रवाल का कहना है कि मानकों के अनुरूप चयन किया गया है। जहां शासन में खेल सचिव डॉक्टर अजय प्रद्योत का कहना है कि पॉइंट के आधार पर हरि सिंह थापा का चयन किया गया था। वहीं खेल मंत्री दिनेश अग्रवाल का कहना है कि मानकों के आधार पर ही ये चयन प्रक्रिया हुई है, इसमें पूरी पारदर्शिता बरती गई है। देश में पुरस्कारों विवादों का पुराना नाता रहा है। अब इस कड़ी में उत्तराखंड का देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार भी जुड़ गया है। अब ये देखना है कि विवाद आगे बढ़ेगा या फिर थम जाएगा। उत्तराखंड में लगता है शासन और विभागों के अधिकारी इन दिनों कछुए से काफी प्रभावित हैं। इसलिए विकास की रफ्तार भी अधिकारियों ने कछुए के मानिंद कर दी है। जी हाँ, प्रदेश सरकार को योजना बजट मिले 9 महीने से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन अभी तक बजट का 1/4 भी खर्च नहीं कर पाए हैं अधिकारी। वही सरकार बचाव में आपदा का बहाना बना रही है।
उत्तराखंड में इन दिनों विकास की रफ्तार में सुस्ती का आलम है। जी हां, प्रदेश की बहुमत सरकार को केंद्र द्वारा 8500 करोड़ का योजना का बजट दिया गया था, लेकिन राज्य सरकार ने आपदा के चलते आपदा मद में कुल बजट प्रावधान 12,300 का सरकार द्वारा रखा गया, लेकिन बजट खर्च करने में अधिकारी बिल्कुल तैयार नहीं है। स्थिति यह है कि 3 महीने पहले मात्र 9% बजट खर्च हुआ था, लेकिन 3 महीने बाद तक मात्र 15% बजट ही खर्च कर पाए हैं प्रदेश के सूचना विभाग। हालांकि सरकार लगातार बजट तेजी से खर्च करने के दावे करती रही, लेकिन अधिकारियों ने दावों की हवा निकाल दी। स्थिति यह है कि कुल जमा 1450 करोड़ के लगभग ही बजट खर्च हुआ है। वहीं राज्य सेक्टर और जिला सेक्टर में तो बजट खर्च का बेहद बुरा हाल है। हालांकि उत्तराखंड में जून माह में आई आपदा ने भी विकास कार्यों में ब्रेक लगा दिया था, लेकिन आपदा मात्र 5 जिलों में थी, लेकिन अधिकारियों ने इसे ही बजट खर्च न करने का बहाना बना दिया। हालांकि साल 2012 में नवंबर माह तक बजट खर्च 19% का लगभग था। साफ है इस साल तो अधिकारियों ने जैसे काम न करने की कसम खा ली है। वही 17 विभाग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक एक भी पैसा खर्च नहीं किया है। साफ है अब मात्र 3 माह बजट खर्च के बचे हैं। ऐसे में पूरे साल भर का बजट इन 3 माहों में ही ठिकाने लगा देगी नौकरशाही। आपको बता दें कि सरकार विकास कार्यों के लिए पैसा न होने का रोना रोती दिखाई देती है, लेकिन जो बजट का पैसा राज्य को मिला है उसे क्यों नहीं खर्च किया जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। वह अधिकारियों और अपनी सरकार की नाकामी को छुपाने के लिए वित्त मंत्री से लेकर नियोजन मंत्री सभी अपने अपने बहाने बताने में लगे हैं। साफ है भले ही बजट खर्च करने की जिम्मेदारी अधिकारियों की है, लेकिन अधिकारियों को निर्देश तो सरकार ही देगी। आरुषि हेमराज मर्डर केस में जारी आखिरी बहस में बचाव पक्ष के वकीलों ने आज ये साबित करने की कोशिश की कि हेमराज का मर्डर सीबीआई की थ्योरी के खिलाफ कमरे में नहीं हुआ था। बचाव पक्ष के वकीलों का कहना है कि सीबीआई की तरफ से पेश गवाहों के बयानों में भी विरोधाभास है। नोएडा के बहुचर्चित आरुषि हेमराज मर्डर केस में सीबीआई कोर्ट में जारी अंतिम बहस में बचाव पक्ष ने सीबीआई की थ्योरी को गलत साबित करने की कोशिश की। बचाव पक्ष का कहना है कि सीबीआई की थ्योरी के मुताबिक हेमराज का मर्डर आरुषि के कमरे में हुआ था, जिसका खंडन सीबीआई के ही 7 गवाहों के बयानों से होता है। ये गवाह तत्कालीन एडिशनल एसपी महेश मिश्रा, फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट चुन्नीलाल, आईओ दाताराम मनोरिया, पड़ोसी पुनीश राजचंदन, सब इंस्पेक्टर सुनीता राणा और तत्कालीन एएसपी अखिलेश के अलावा यूपी पुलिस का एक कांस्टेबल है। बचाव पक्ष ने इन्हीं 7 गवाहों के बयान पर सवाल उठाते हुए कहा कि सीबीआई के गवाहों के बयान में काफी फर्क है। गाजियाबाद की विशेष सीबीआई अदालत में चल रही ये बहस बृहस्पतिवार को भी जारी रहेगी। केंद्रीय रेल मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे आज वाराणसी के डीजल रेल इंजन कारखाना पहुंचे, जहां उन्होंने नवनिर्मित प्रथम डुअल कैप 4580 शक्ति महावाहक डीजल रेल इंजन DG4D को विधिवत पूजन के बाद हरी झंडी दिखाकर लोकार्पित किया। इस मौके पर आगामी रेल बजट को खास बजट कहा। उन्होंने कहा कि चुनाव के संबंध में बहुत से आश्वासन दिए जाते हैं। वहीं रेल मंत्री ने सचिन तेंदुलकर को सलाम करते हुए कहा कि सचिन एक महान खिलाड़ी है और हमें इस बात का गर्व है कि वो इस देश के ही हैं। गाजियाबाद के लोनी में पिछले 3 अक्टूबर को हुई 1 कुंटल चांदी की लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। 3 अक्टूबर को चांदी की लूट का खुलासा करते हुए गाजियाबाद पुलिस ने 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया और इनके पास से पुलिस को करीब 35 किलो चांदी के साथ 2 मोटरसाइकिल और हथियार बरामद किए। पुलिस के मुताबिक इस वारदात को बागपत जिले के रहने वाले 4 युवकों ने अंजाम दिया था। पुलिस ने इनमें से 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं फरार 2 युवकों की तलाश जारी है। पुलिस 2 आरोपी अरुण और बिट्टू की तलाश में जुटी हुई है और बाकी बची 65 किलो चांदी की बरामदगी जल्दी करने की बात कह रही है। अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क में रेलवे ट्रैक पर स्कूली छात्रा का शव मिलने से हड़कंप का माहौल पैदा हो गया। छात्रा के परिजनों का आरोप है कि छात्रा के साथ दुष्कर्म किया गया है। गांधी पार्क में एक स्कूली छात्रा का शव बरामद किया गया है। परिजनों का आरोप है कि दुष्कर्म के बाद छात्रा की हत्या कर दी गई। छात्रा शिल्पी 7वीं कक्षा में पढ़ती थी। वहीं परिजनों की माने तो छात्रा मंगलवार को रात से लापता थी। पुलिस को आज सुबह शिल्पी का शव थाना गांधीनगर के पास रेलवे ट्रैक पर मिला। परिजनों का आरोप है कि छात्रा शिल्पी से इलाके के कुछ बदमाश छेड़छाड़ किया करते थे, जिसे लेकर वे कई बार थाने में शिकायत कर चुके थे। घटना के बाद से इलाके में सनसनी का माहौल है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। आगरा थाना शाहगंज इलाके में एक पड़ोसी टेम्पो चालक ने लेन देन के चलते एक बच्चे को उसके घर के बाहर से खेलते समय अगवा कर लिया और उसके हाथ पैर बांधकर जिंदा जलाकर मार दिया, जिसका शव आज थाना शाहगंज इलाके के सराय ख्वाजा क्षेत्र में मिला था।
आगरा में एक 12 वर्षीय मासूम की बड़े ही बेरहमी से हत्या कर दी। उसके हाथ पैर बांधकर जलाकर मार दिया। ये घटना थाना सागंज इलाके के सराय ख्वाजा की। कल शाम प्रेमचंद का 12 वर्षीय बेटा घर के बाहर खेल रहा था। एक टेम्पो वाला बहला फुसला कर ले गया और घर वापस नहीं लौटा। मृतक प्रिंस के परिजनों ने प्रिंस को रात भर तलाश किया, लेकिन प्रिंस का कहीं पता नहीं चल